डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको हिमनद के कार्य तथा हिमानीकृत स्थलाकृतियों के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने सागरीय तरंगों द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, नदी द्वारा तथा पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम अध्ययन करने वाले हैं हिमनद के कार्य तथा हिमानीकृत स्थलाकृति के बारे में। आज हम इसके भाग प्रथम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस भाग प्रथम में हम अध्ययन करेंगे हिमनद क्या है, हिमरेखा क्या है, हिमनद के प्रकार कौन कौन से हैं और हिमनदों की जो गति होती है वो किस तरह से होती है, और इसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में भी हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि हिमनद धरातल पर सरिताओं के समान ही हिमयुक्त नदियों के रूप में होते हैं और इनकी गति जो होती है वो बहुत कम होती है। तो जो हिमनद होते हैं धरातल पर बहने वाली नदियों के समान ही होते हैं और ये बर्फ की नदियां कहलाती है और इनकी गति जो होती है वो बहुत ही मंद होती है। हिमनद वास्तव में हिम समूह होते हैं। हिमनद जो होते हैं हिम के एक समूह होते हैं जो हिम क्षेत्र से गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवाहित होते हैं। तो इनमें जो गति होती है या जो इनका जो प्रवाह होता है उसका जो प्रमुख कारण होता है वो गुरुत्वाकर्षण होता है, या गुरुत्व के कारण ही ये प्रवाहित होते हैं। हिम क्षेत्र की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। यह वह रेखा होती है जिसके ऊपर वर्ष भर हिमावरण या बर्फ पिघल नहीं पाती है। तो हिम रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसके ऊपर सदैव बर्फ रहती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं उस रेखा के ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है और बर्फ जो होती है वो कभी भी पिघलती नहीं है। ऐसी रेखा जो होती है वो कहलाती है हिम रेखा और ये हिम क्षेत्र की निचली सीमा होती है। यहाँ पर आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि फोटो के माध्यम से ग्लेशियर को दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। हिमरेखा की ऊंचाई भूपृष्ठ के समस्त भागों पर समान न होकर अलग अलग होती है। तो हिमरेखा की जो ऊंचाई होती है भूमि के प्रत्येक भाग पर जो होती है वो अलग अलग होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर हिमरेखा की ऊंचाई कम हो जाती है। इसका कारण ये होता है कि ऊंचाई पर जो कम टेम्परेचर पाया जाता है उसके कारण जो हिमरेखा है वो कम ऊंचाई पर ही मिल जाती है, जबकि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण जो हिमरेखा है वो अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। ध्रुवों के पास हिमरेखा प्राय सागर तल के बराबर होती है। दक्षिणी ग्रीनलैंड तथा दक्षिणी चिली में हिमरेखा 666 मीटर, दक्षिणी नॉर्वे तथा दक्षिणी अलास्का में 1600 मीटर, आल्प्स में 3000 मीटर, हिमालय पर्वत में ये 4300 मीटर से 5300 मीटर तथा भूमध्य रेखा पर उच्च पर्वतों में ये 5600 मीटर से 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित होती है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो हिम रेखा की ऊंचाई है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग पाई जाती है, यानी जो ठंडे प्रदेश हैं या ध्रुवों के पास है वो हिम रेखा जो है उसकी ऊंचाई जो है वो कम है और भूमध्य रेखा पर जो ऊंचाई है इसकी वो अधिक है। हिम रेखा के ऊपर स्थित भाग जो कि सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं हिम क्षेत्र कहलाते हैं। तो हिम रेखा के जो ऊपर के भाग हैं जिन पर सदैव बर्फ का आवरण रहता है ऐसे क्षेत्र हिम क्षेत्र कहलाते हैं। भूपृष्ठ पर कुछ भाग ऐसे होते हैं जहां पर सदैव बर्फ जमा रहती है, ऐसे भागों को हिम क्षेत्र कहा जाता है। तो यानी हिम क्षेत्र ऐसे भाग होते हैं जहां पर सदैव बर्फ पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर स्थायी हिम क्षेत्र मिलते हैं। तो ऐसा पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर स्थायी हिम क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके सभी महाद्वीपों पर स्थायी हिम क्षेत्र मिलते हैं। ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिका भूपृष्ठ के दो सबसे महत्वपूर्ण स्थायी हिम क्षेत्र है, यानी यहाँ पर हमेशा जो है हिम क्षेत्र जो है वो पाए जाते हैं और यहाँ पाए जाने वाले जो हिम क्षेत्र होते हैं वो स्थायी प्रकृति के होते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं हिमनद के प्रकार के बारे में। तो हिमनद के जो प्रकार है उसमें पहला है हिमटोपियां, दूसरा है महाद्वीपीय हिमनद, तीसरा है पर्वत हिमनद घाटी या घाटी हिमनद, और चौथा है गिरिपद हिमनद। तो ये 4 प्रकार के हिमनद के प्रकार होते हैं, जिसमें अब हम बात कर रहे हैं हिमटोपियों के बारे में। तो पर्वतों की चोटियों पर स्थित हिम चादर को हिमटोपी कहते हैं। तो पर्वत की जो चोटी होती है, यदि उस पर हिम की चादर या हिम का आवरण पाया जाता है तो उसको हिमटोपी कहते हैं। जब इन हिमटोपियों के गुरुत्व के कारण हिम निचले ढालों पर हिमनद के रूप में सरकने लगता है तो उसको घाटी कहते हैं। तो इन जो टोपियों का हिमनद है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिसकने लगता है तो उसको हम कहते हैं घाटी हिमनद। 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत गुंबदाकार हिमपिंड को हिम चादर या इससे कम क्षेत्र में विस्तृत गुंबदाकार हिमपिंड को हिमटोपी कहा जाता है। तो जो 50,000 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र में जो गुंबदाकार हिमपिंड पाया जाता है उसको हिमटोपी कहा जाता है, या पर्वतों की चोटी पर जो हिम की चादर पाई जाती है उसे ही हम हिमटोपी कहते हैं। हिम चादर या हिमटोपी के केंद्रीय भाग को हिम गुंबद कहते हैं। ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिका के हिम क्षेत्र प्रमुख हिम चादर है। तो जो केंद्रीय भाग में हिम चादर या हिमटोपी के केंद्रीय भाग जो होते हैं उनको ही हिम गुंबद कहा जाता है, और ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के जो हिम क्षेत्र हैं वो प्रमुख रूप से हिम चादर के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ हम स्लाइड पे देख रहे हैं कि हिमटोपी को दिखाया गया है, आइस कैप को यहाँ दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ पर ये गुंबद पर जो है बर्फ जो है वो उसका आवरण या हिम का आवरण जो है वो पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं महाद्वीपीय हिमनद के बारे में। तो जब किसी विशाल क्षेत्र में हिम के लगातार संचयन के कारण, यानी एक बड़े एरिया में हिम के लगातार संचयन के कारण एक विस्तृत चादर का विकास हो जाता है तो उस भाग में अलग अलग हिमनद न होकर के समस्त भाग जो होते हैं वो एक ही हिमनद के रूप में होते हैं। यानी बड़े एरिया में यदि हिम का लगातार संचय हो गया तो वो हिमनद के रूप में या महाद्वीपीय हिमनद के रूप में जाना जाता है, और इस तरह के हिमनद का विस्तार जो होता है वो सबसे अधिक होता है। इसी कारण इन्हें महाद्वीपीय हिमनद कहते हैं, और महाद्वीपीय हिमनद को ही हिम चादर के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीप ग्लेशियर या हिम चादर का विस्तार जो है ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही पाया जाता है। तो यदि हिम चादर की बात करें तो वर्तमान में जो है ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही ऐसा पाया जाता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं फोटो के माध्यम से कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर को दिखाया गया है कि किस तरह से कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर जो होता है वो विशाल क्षेत्र में हिम के संचय होने से बनते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ये बहुत बड़े एरिया में हिम का संचय हो गया, और इस फोटो में भी हम देख पा रहे हैं कि बहुत बड़े एरिया में हिम का संचय हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं पर्वत हिमनद घाटी या घाटी हिमनद के बारे में। तो पर्वतीय भागों में ऊंचे स्थानों पर स्थित हिमटोपी या हिम क्षेत्र से हिमराशि जब गुरुत्व के कारण निचले ढाल की ओर सरिता के रूप में प्रवाहित होती है तो उसे पर्वतीय हिमनद कहते हैं। तो जो पर्वतीय भाग के ऊंचे भाग होते हैं वहां से जो हिम क्षेत्र है या हिमटोपी है या हिम राशि जो भी है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण निचले ढाल की ओर एक नदी के रूप में बहती है तो उसे हम कहते हैं पर्वतीय हिमनद। पर्वतीय हिमनदों का जो सबसे पहले अध्ययन था वो आल्प्स में पर्वत में होने के कारण इन्हें अल्पाइन हिमनद भी कहा जाता है। तो इस तरह के जो हिमनद हैं उनको अल्पाइन हिमनद भी कहा जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद को दर्शाया गया है फोटो के माध्यम से कि किस तरह से ये ऊपरी भाग से गुरुत्व के कारण ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर ये एक नदी के रूप में चल रहे हैं। यहाँ भी हमें ये देखने को मिल रहा है इस पोर्शन में भी कि किस तरह से जो है घाटी हिमनद या पर्वतीय हिमनद जो है वो पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं गिरिपद हिमनद के बारे में। तो जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो यहाँ क्या होता है कई घाटी हिमनद जो होते हैं
पर्वत के तली में आकर के नीचे एक दूसरे से, बेस में या तली में नीचे आकर के एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक विस्तृत हिमनद का निर्माण करते हैं, जिसे गिरिपद हिमनद कहा जाता है। अलास्का का मेलास्पिना ग्लेशियर इसका प्रमुख उदाहरण है। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि मेलास्पिना ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है, या जो ये ग्लेशियर है वो किसका उदाहरण है। तो ये गिरिपद हिमनद का उदाहरण है। यहाँ हम देख पा रहे हैं गिरिपद हिमनद को फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है कि यहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर्स जो आके हैं, घाटी हिमनद जो है आकर के इस क्षेत्र में मिल जाते हैं और ये गिरिपद हिमनद का निर्माण करते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं ये गिरिपद हिमनद का निर्माण हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं हिमनदों का गतिशील होना, कि जो हिमनद हैं वो किस प्रकार से गतिशील होते हैं। तो हिमालय के अनेक हिमनदों से अनेक बड़ी नदियां निकलती है और गंगा और यमुना जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। यानी ये बड़ी नदियां जो है हिमालय के हिमनदों से निकलती हैं और हिमालय के हिमनदों में पार्श्व की ओर जो दैनिक गति होती है वो 7 से 10 सेंटीमीटर और बीच में 1 फुट यानी 30 सेंटीमीटर तक गति हो सकती है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हिमनदों की गति है वो नदी के समान न होकर के इनकी गति जो होती है वो बहुत ही मंद होती है। काराकोरम श्रेणी के बाल्टोरो हिमनद के आगे बढ़ने की जो अधिकतम गति है वो 12 मीटर प्रतिदिन है। यानी एक दिन में वो 12 मीटर ही आगे की तरफ खिसक पाता है। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड के निवासी प्रोफेसर ह्यूजी ने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के आधार पर हिमनदों की गतिशीलता को प्रमाणित किया है। तो ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। एक तो बाल्टोरो हिमनद के आगे बढ़ने की गति क्या है और दूसरा जो हिमनदों की गतिशीलता को किसने प्रमाणित किया है व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के आधार पर। यहां हम देख रहे हैं कि बाल्टोरो ग्लेशियर के बारे में बताया गया। द बाल्टोरो ग्लेशियर एट द 63 किलोमीटर इन लेंथ इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन। इट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान and it's run throughout part of the Karakoram mountain range। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बाल्टेरो ग्लेशियर को फोटो के माध्यम से दिखाया गया है और यहाँ ये बाल्टेरो ग्लेशियर के प्रवाह को दिखाया गया है मैप के माध्यम से। स्विट्जरलैंड के एक अन्य विद्वान लुई आगासीज ने हिमनदों की गति को एक अनोखे ढंग से प्रमाणित किया है कि विश्व में सबसे अधिक रफ्तार वाली हिमनदी ग्रीनलैंड में ही पाए जाते हैं। जो सबसे अधिक रफ्तार वाले जो हिमलैंड है वो ग्रीनलैंड में ही पाए जाते हैं। यहाँ के कुछ हिमनद जो होते हैं गर्मी की ऋतु में 20 मीटर प्रतिदिन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और सामान्य रूप में जो ग्रीनलैंड के हिमनद है वो प्रतिदिन 3 मीटर की दर से आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका का जो बियर्डमोर हिमनद है जो कि विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है, प्रतिदिन 1 मीटर से भी कम दर से आगे बढ़ता है। तो ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि बियर्डमोर हिमनद जो है उसकी गति क्या है और वो कहाँ पाया जाता है। और ये जो है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो बियर्डमोर हिमनद जो है वो विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है। यहाँ हम देख रहे हैं बियर्डमोर ग्लेशियर की जो है लोकेशन को दिखाया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं ये बियर्डमोर अंटार्कटिका का जो ग्लेशियर है वो यहाँ फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है और यहाँ भी इसको फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। स्विट्जरलैंड में मेर दी ग्लास हिमनद की जो दैनिक गति होती है वो किनारों पर 2.5 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर और बीच में 50 से 67.5 सेंटीमीटर और हिमालय के रोंगपुंग हिमनद की जो दैनिक गति होती है वो किनारों पर 7.5 से 12.5 सेंटीमीटर और मध्य में 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। तो मेर दी ग्लास हिमनद कहाँ पाया जाता है? ये स्विट्जरलैंड में पाया जाता है और जो रोंगपुंग हिमनद है वो हिमालय के रीजन में पाया जाता है। तो हिमनद आगे बढ़ता है तो उसे हिमनद का बढ़ना कहते हैं। जब हिमनद आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे हिमनद का आगे की तरफ बढ़ना कहते हैं और पीछे हटने की क्रिया को हिमनद का निवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ना एडवांसमेंट और रिट्रीट कहलाता है, पीछे की तरफ जाना।
अब हम यहाँ फोटो के माध्यम से देख रहे हैं ग्लेशियर मोमेंट्स को दिखाया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं प्रेसिपिटेशन को दिखाया गया, ये ग्लेशियर मोमेंट है। यहाँ पर मेल्टिंग जो होता है वो ग्लेशियर का होता है अधिक तापमान के कारण। हाँ, इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं ग्लेशियल सिस्टम एंड प्रोसेस को दिखाया गया है कि यहाँ पर ये इनपुट होता है स्लो एंड रेन, प्रोसेस है प्लकिंग, एब्लेशन, एक्यूमुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन। आउटपुट्स में आते हैं मेल्ट वाटर यानी पिघला हुआ पानी और मोरेन्स। ये जो जोन होता है वो एक्यूमुलेशन ऑफ द ग्लेशियर्स कहलाता है। यहाँ ग्लेशियर का संचय होता है, ये मोमेंट को दर्शा रहा है। और यहाँ पर एब्लेशन या मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होता है, जैसे ये नीचे के भाग में आते हैं तो अधिक तापमान के कारण ग्लेशियर्स का मेल्टिंग आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट आने लगता है। यहाँ हम देख रहे हैं ग्लेशियर एडवांस एंड रिट्रीट को दिखाया गया है। यहाँ लेस स्नो होती है, ये हायर इक्विलिब्रियम लाइंस है। यहाँ पर मोर एब्लेशन की क्रिया होती है और इस क्षेत्र में रिट्रीट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, यानी पीछे की तरफ लौटना या निवर्तन की जो क्रिया होती है वो होती है। अब हम यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं एक्यूमुलेशन जोन, एब्लेशन जोन और इक्विलिब्रियम लाइंस को यहाँ पर फोटो के माध्यम से दिखाया गया है कि यहाँ ये जो जोन है वो एक्यूमुलेशन जोन कहलाता है, ये एब्लेशन जोन है, ये इक्विलिब्रियम लाइन जो है वो कहलाती है। ये फोटो के माध्यम से यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। हिमनद का अगला भाग जब वाष्पीकरण या पिघलने के कारण नष्ट हो जाता है तो जो हिमनद होते हैं पीछे की तरफ सरकते हुए प्रतीत होते हैं। तो हिमनद का जब आगे का भाग होता है वो गर्मी के कारण पिघलने लगता है, तो ऐसा महसूस होता है कि हिमनद पीछे की तरफ सरक रहे हैं और इस क्रिया को ही हिमनद का अपक्षरण या अवसान कहते हैं। यदि हिम बनने की क्रिया की अपेक्षा नष्ट होने की क्रिया तीव्र होती है तो हिमनद पीछे हटने लगता है, इसे हिमनद का निवर्तन कहते हैं। यानी कि टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या होगा, वो जो है उसके बनने की अपेक्षा उसके नष्ट होने की गति जो होगी वो तीव्र होगी, जिस कारण उसको कहते हैं हिमनद का निवर्तन। और हिमनद के अपर्दनात्मक तथा निक्षेपात्मक कार्यों को सम्मिलित रूप से हिमानीकरण या ग्लेशियरीकरण कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक कार्यों को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है। और डी मार्तोनी महोदय ने हिमनद के अपर्दन संबंधी एक सिद्धांत या नियम का प्रतिपादन किया है, जिसे हिमनद अपर्दन का सिद्धांत कहते हैं। अब इससे संबंधित जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं या सामान्य परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ये हैं। हिमनद किसे कहते हैं? हिमरेखा क्या है? हिम क्षेत्र किसे कहते हैं? हिमनद के प्रकार बताइए। हिमटोपियां क्या है? घाटी हिमनद किसे कहते हैं? हिम गुंबद क्या है? तथा महाद्वीपीय हिमनद क्या है? इसके अलावा पर्वत हिमनद किसे कहते हैं? गिरिपद हिमनद किसे कहा जाता है? हिमनदों में गति या हिमनद कैसे गतिशील होते हैं? बियर्ड मोर हिमनद के बारे में बताइए। हिमनद का बढ़ना तथा हिमनद का निवर्तन क्या है? हिमनद का अपक्षरण या अवसान क्या है? हिमानीकरण या ग्लेशियरीकरण क्या है? इसी के साथ ये इसका प्रथम भाग यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए इसके तीनों वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। अंत में आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।